बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लेक्चर्स पहले हम लोगों ने जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ को देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशंस को देख लिया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास इफेक्ट बनता है वो, और उसको हम रियल वर्ल्ड की साइड पे थोड़ा सा लेके जाना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, बट दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन ये बिल्कुल फंडामेंटल और सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, दिस हैज़ ह्यूज इंप्लीकेशंस अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये वो विजुअलाइजेशन है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी आगे फर्दर जो लार्ज स्केल मॉडल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, प्रोबेबिलिटी के मॉडल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के मॉडल्स हैं, सिमुलेशन के मॉडल्स हैं, जितने आगे काम है सारे के सारे आपको तब समझ आएंगे जब आप ये चीज़ विजुअलाइज कर सकें। ठीक है जी। तो अभी एक आध दिन पहले भी मेरी एक कुलीग से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बताया कि जिन लोगों को मसला होता है वो ये कि वो विजुअलाइज नहीं कर सकते चीज़ को। फॉर्मूला जो है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू योर ब्रेन इन मोस्ट केसेस। तो वो फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में जब विजुअल एक रिप्रेजेंटेशन में चले जाता है तो समझ आती है। तो वो हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड कि आप ये जब पहली दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ जी ठीक है मुझे बात समझ आ गई, लेकिन वो एक्चुअली आई नहीं होती। सो द आइडिया इज गोइंग टू बी, हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। Even if you understand the whole video, you need to go back after like a day and watch this video again, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी फंडामेंटल, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार हम करेंगे। हम वेरी सिंपल सा काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसेंशियली हम कुछ डाटा जनरेट करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स गो हेड। नमपाई हमने कर लिया, सीड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, पहले बात की थी, याद होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कुछ थोड़ा सा आउटपुट कर लिया। मैटप्लॉटलिब के अंदर भी स्टाइल्स होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जीजी प्लॉट का स्टाइल कर लिया। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे ये, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे, बट नॉट सेपरेट रैंडम नंबर्स। हम वन डायमेंशनल रैंडम नंबर्स की लिस्ट नहीं जनरेट करेंगे, हम पेयर्स ऑफ रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे। ठीक है जी। तो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, इस तरीके से हम पेयर्स जनरेट करेंगे। कितने पेयर्स? दिस वेरी लार्ज नंबर, पता नहीं मिलियन है कि कितना है, ठीक है, 100,000 है, जितना भी है, ये नंबर ऑफ पेयर्स हम जनरेट करेंगे। ठीक है जी। और दोनों जो आपके पास एक पेयर के अंदर एक्स और वाई हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, दे विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। इनकी जो सैम्पलिंग की जाएगी, जो हमारी नमपाई की लाइब्रेरी करेगी, नमपाई सही है ना, हाँ जी, नमपाई की लाइब्रेरी जो करेगी उसका दोनों एक्स और वाई का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, पहले से हमें पता है। ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंट एक्स और वाई हमें ये देंगे और इस तरीके से हमें 100,000 डिफरेंट पेयर्स मिलेंगे। ठीक हो गया जी। इस बात को पहले जरा समझिए, ये हमने यहाँ पे किया। ठीक है जी। इस लाइन से हम लोगों ने वैल्यूज जनरेट की। इसका मतलब ये है कि उसको हम थोड़ा सा रीस्केल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। कि नंबर रैंड एन जो है वो हमें 0 से 1 के दरमियान में देता है, उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 से 100 के दरमियान में ही रेंज आएगी। और प्लस 10 कर दिया, इसका मतलब है कि अब ये 100 से 110 के दरमियान में आएगी। ठीक है। इस चीज़ को ज़रा से देख लें, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन इंस्टेड ऑफ 0.1 0.2 वैल्यूज़ हमें चाहिए कि ज़रा थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए। ठीक हो गया। सो एनीवे, ये हमारे पास 100,000 पेयर्स जनरेट हो गए, इन विच एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ऑल पेयर्स आर इंडिपेंडेंट। और आपके पास जो रेंज है हर एक इंडिविजुअल नंबर की, दैट इज फ्रॉम 10 to 110 गिव और टेक। ठीक है जी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन जिससे ये आ रहे हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। जिसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका सेंटर है उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें होंगी और इधर उधर की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कम होंगी। ठीक हो गया। ओके। सो नाउ अब हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारे पास पेयर्स आ गए। हमने चूंकि प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर काम करना है तो हम इनसे की फ्रीक्वेंसीज की बेस के ऊपर थोड़ी सी वो बना लेते हैं, लाइकलीहुड बना लेते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि आपने जो भी मुझे नंबर दिया है उसको 1 of 5 बिन्स के अंदर डाल दो। सो लेट्स से 0 से लेके 100 तक अगर ले लें थोड़ा सा आसानी के लिए, तो हम ये कहेंगे कि 20 तक एक बिन है, 40 तक दूसरा बिन है, 60 तक तीसरा बिन है, 80 तक चौथा बिन है और 100 तक, ये 5 बिन्स हो गए हमारे पास। जो भी नंबर आप उठाओगे वो जिस बिन के अंदर आता है वहां पे डाल दो और आखिर में मुझे इनकी फ्रीक्वेंसीज रिटर्न कर दो। ठीक है जी। तो हर बिन में कितने लोग गए हैं, ठीक है, वही हिस्टोग्राम है, कोई नई बात नहीं है। सिर्फ करना हम क्यों चाह रहे हैं, ताकि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसीज आ जाए हर बिन की, ताकि हम उसको थोड़ा सा एक किस्म का प्लॉट कर सकें। तो अगर वन डायमेंशनल में देखें तो हमारे पास 0 से लेकर 100 तक डिफरेंट वो होंगी, वैल्यूज होंगी, और उनके अंदर इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाएगी। ये हम चीज़ यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। तो ये हिस्टोग्राम का अपना ऑलरेडी फंक्शन मौजूद है, हिस्टोग्राम डी का।
ये आपको हिस्टोग्राम बना के देता है बेस्ड ऑन द डाटा। सो ये डाटा लेगा, इतने बिन्स होंगे जो कि हमने ऊपर 5 पे सेट करनी है, तो 5 बिन्स हैं। इस डाटा को वो बिन्स के अंदर डालेगा और आपको 2 चीजें रिटर्न करेगा। नंबर 1 हर बिन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और साथ ही आपको रिटर्न करेगा कि बिन का कट किस जगह पे। आपने इसको कहा ना 5 बिन्स बनाओ, तो इंस्टेड ऑफ यू हैविंग टू कैलकुलेट का बिन का कट 20 पे है, 40 पे है, 60 पे, 80 पे, ये आपको एजेस भी रिटर्न कर देता है, ठीक है जी। तो ये पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, 5वां एज। जब ये आपको रिटर्न करेगा तो टोटल एजेस कितने रिटर्न करेगा? 6, क्योंकि 5 तो आपके पास एंड्स हो गए और एक छठा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पहले वाले का, ठीक है। जब भी आप एक लाइन को ले लें और उसको अगर आप 5 कट्स लगाएं तो 5वां कट आएगा आखिर में। ये शुरू वाला कट जब आप ऐड कर लें तो छठा आएगा। इसको लाइन बना कर एक देख लें, ठीक है जी। लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू। सो 0 से लेके 100 तक आपके पास चीज़ें हैं। आपके पास एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, 5वां कट, और ये वाला जब आप निकालेंगे तो टोटल 6 एजेस हमें मिलते हैं। और इस पहले वाले में हम आमतौर पे इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट दिस इज डूइंग, कि आपके एजेस जो हैं उनको हम सारी रोज और इस वाले को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सारी रोज से क्या मुराद है, क्योंकि ये हमारे पास चूंकि 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई, तो एक्स के लिए भी वो ये काम करेगा, वाई के लिए भी वो काम करेगा, ठीक है जी। ये जो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटीज जिसको हम कह रहे हैं, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं कि हर बिन के अंदर कितनी चीजें गई हैं, ठीक है जी। इसको भी अगेन जरा इस तरीके से समझ लें कि व्हाट दिस इज रिटर्निंग टू यू इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल, अ 2 डायमेंशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल, ठीक। इसको देखें। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग रिटर्न टू अस। हमारे पास यहाँ पे x और y होंगे, तो दिस इज 2/6, लेकिन हमें जो अभी ये रिटर्न करेगा वो 5/5 का रिटर्न करेगा, क्योंकि x के भी 5 बिन्स हैं और y के भी 5 बिन्स हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ 5/5, और हर बिन के अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि x और y जब इसमें थे तो उसके कितने नंबर था, x और y जब इसमें थे तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी, x और y इस डब्बे में गए थे तो कितनी फ्रीक्वेंसी थी। इस तरीके से पूरे का पूरा टेबल जो है हमारे लिए जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि एक नंबर, एक पेयर हमने जनरेट किया विच वॉज 4,1, तो इट विल गो इन 4,1 इन दिस गाय ओवर हियर, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ दूसरा नंबर पेयर जनरेट किया विच वॉज 3,2, तो दैट वुड गो इन 3,2 इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो 6/2 है, हमारे पास 5/5 का एक ग्रिड बन जाएगी। ये मैं जानबूझ के आप लोगों को बना के नहीं दिखा रहा, ठीक है जी। बना के मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग द विजुअलाइजेशन दैट आई एम शोइंग हियर। ये चीजें दिमाग में करें थोड़ा सा। 5/5 का आपके पास एक टेबल है और हर एक के अंदर फ्रीक्वेंसीज पड़ी हुई है कि इस डब्बे के अंदर कितने पेयर्स आए, इस डब्बे के अंदर कितने पेयर्स आए, इस डब्बे के अंदर कितने पेयर्स आए, इस डब्बे के अंदर कितने पेयर्स आए। ये जब बन गया तो इसको हम आगे विजुअलाइज भी करेंगे, ठीक है। दिखाता भी हूं मैं भी आपको, लेकिन पहले इसको दिमाग के अंदर बनाएं थोड़ा सा ताकि समझ आए, राइट। सो एजेस को अगर हम प्रिंट कर लें, सो यू कैन सी कि आपके पास एजेस जो हैं ये एक्स के एजेस आ रहे हैं और ये वाई के एजेस आ रहे हैं, ठीक है जी। तो 66 पे एक एज है, 87 पे एक एज है, 108 के ऊपर, 129 और 149 के ऊपर ये डिफरेंट एजेस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये दूसरे के एजेस भी आपके पास आ रहे हैं। एजेस फर्क हैं, वो अपने इसकी कुछ साइंस है उसके अंदर हम फिलहाल नहीं जाना चाह रहे हैं, बस वी हैव अ हिस्टोग्राम ओवर हियर। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज खुद जो हैं दैट लुक्स लाइक दिस गाय ओवर हियर, ठीक है जी। सो यहां से देखें ये एक लिस्ट हो गई, ठीक, ये दूसरी लिस्ट, हर लिस्ट के अंदर आपके पास 5 वैल्यूज मौजूद हैं, ये तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट और पांचवी। सो दिस इज अ 5/5 की लिस्ट, ठीक है जी। कंफर्म करने के लिए आप इसकी डॉट शेप कर लें तो दिस इज अ 5/5, ठीक हो बिल, यहां तक सही हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें से हम किसी एक एलिमेंट को, मिसाल के तौर पे इसको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं कि सिर्फ एक रो पकड़ लो। सो एक रो इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ द रो इन दैट जॉइंट का टेबल, ठीक है। सो मिसाल के तौर पे इस रो को पकड़ लो और सिर्फ इस रो को शो करो मुझे, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो मुझे शो करो कि भाई इस एक रो के अंदर यहाँ कितने, यहाँ कितने, यहाँ कितने, यहाँ कितने और यहाँ कितने, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे वेरिएबल के हिसाब से किसी एक कॉलम को पकड़ के वो कॉलम की वैल्यूज हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो एक्स की वैल्यूज जो हम इसेंशियली हम एक कट लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। टेबल के ऊपर कट लगा रहे हैं और वो हमने कह दिया कि इस जगह पर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से किया, यू कैन से कि भाई रो नंबर 2 मुझे रिटर्न करो, कॉलम नंबर 2 रिटर्न करो मुझे, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज में से जाके हमने ये रो निकाल ली, वो हमारी एक्स की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया एक्स वैल्यूज डॉट सम के साथ, हर वैल्यू को हमने इसके सम के साथ डिवाइड कर दिया, तो आपके पास हर वैल्यू जो है वो आ जाएगी बिटवीन 0 and 1, और जो आपके पास टोटल वैल्यूज हैं वो बराबर हो जाएंगी, उनके सम जो है वो बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है जी।
ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसको करके देख लें, एक नंबर लें 2, 3 और 7, ठीक है। 2 को डिवाइड करें इनके सम के साथ, 3 को डिवाइड करें इनके सम के साथ, 7 को डिवाइड करें इनके सम के साथ। तो इसेंशियली इट्स क्रिएटिंग अ नॉर्मलाइजेशन जिसके अंदर हर वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के दरमियान में हो जाएगी और आपके पास जो इनका सम जो बनेगा इन वैल्यूज का वो 1 बनेगा, ठीक है। दिस इज नॉर्मलाइजेशन। नहीं पता तो करके देख लें, हाथ से थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लाइक अलजेब्रा के ज़माने की बात है, पुरानी बात है, शायद भूल गई हो। एनीवे, सो ये हमने कर लिया एक रो के ऊपर कट के लिए। कॉलम के ऊपर कट थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कॉलम के ऊपर हम पाइथन के अंदर चीज़ें नहीं निकाल सकते, नंपाई के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिव तरीके से किया हुआ है। ज़रा इसको देख लें। हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के जरिए से काम किया है, रो कट पॉइंट फॉर रो इन जॉइंट प्रोबेबिलिटी। सो हर रो उठाते जाओ और रो का सेकंड एलिमेंट उठा के एक लिस्ट बना लो, ठीक है। ये भी अगेन बहुत पुराने ज़माने की बात है, पाइथन का सिंटेक्स है, नंपाई के जरिए से भी आप कर सकते हैं। दी होल आइडिया ऑफ दिस इज एक्स वैल्स के अंदर आपके पास कोई एक रो चली गई, रो नंबर 2, और वाई वैल्स के अंदर आपके पास कोई एक कॉलम चला गया, कॉलम नंबर 2, ठीक है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ, ठीक है। टोटल बिन्स याद रखें 5 है हमारे पास, तो 5 बाय 5 का टेबल है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और इनको वापस हमने नंपाई एरे के अंदर चेंज कर लिया और इसको हमने यहाँ पे अगेन नॉर्मलाइज भी कर दिया, ठीक है जी। इसको अगर आप आउटपुट कर लें तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। एक्स वैल्स और वाई वैल्स को प्रिंट कर लें तो ये देखें, ये एक्स वैल्स आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, ये रही। सो ये आपके पास एक्स वैल्स हैं और ये आपके पास वाई वैल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ये हमने क्या किया है, एक रो और एक कॉलम लिया है। क्यों लिया है? अगेन विजुअलाइजेशन हम करना चाह रहे हैं, अभी तक हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देखा, सिर्फ हम इसको डिफरेंट तरीकों से 3-4 तरीकों से देखना चाह रहे हैं ताकि हमें जरा सी समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ तक सही है? ओके। सो नाउ लेट्स गो हेड एंड प्लॉट दीज एक्स वैल्स। सिंपली हम इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं कि इसकी शक्ल क्या बनती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जाके देखें, हम लोगों ने जो कहा था कि जो एक नंबर जो जनरेट किया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा तो आपके पास उसकी बेल कर्व ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि उसका बाकियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप किसी भी एक रो को पकड़ लें तो बाकी वाई को अगर आप छोड़ दें तो आपके पास एक चीज़ आएगी, ठीक है। इसको अगेन थोड़ा सा तफसील से दोबारा भी देखेंगे। इस तरीके से अगर आप वाई को प्लॉट करें तो वाई भी चूंकि अलग से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ है तो दैट ऑल्सो लुक्स लाइक ए बेल कर्व। अभी ये बेल लग नहीं रही है, इस तरीके से एक पिरामिड सी लग रही है, लेकिन अभी हमारे नंबर ऑफ बिन्स छोटे हैं, इसको इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, यहां पे हम लोगों ने इनको अलग अलग किसी एक कट के ऊपर एक रो और एक कॉलम को प्लॉट किया है। नाउ वी वांट टू प्लॉट द होल टेबल, ठीक है। जो पूरे का पूरा 5 बाय 5 का टेबल था हमारे पास वो हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू प्लॉट दैट इन अ 2D थिंग, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, अगेन मैं बना के भी दिखाता हूं लेकिन पहले हवा में देखें। वी आर गोइंग टू हैव एन एक्स, वी आर गोइंग टू हैव अ वाई, ठीक है जी। ये हमारे पास प्लेन जो है दिस इज द एक्स वाई प्लेन, और इसकी जो हाइट है दैट इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है जी। तो ये आप यूं समझें कि आपने टेबल बनाया कागज के ऊपर और कागज जमीन पे रख दिया, दैट इज योर टेबल। और जो टेबल के अंदर एक कॉलम के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उतनी बड़ी बार आप ऊपर खड़ी करेंगे, ठीक है। सो योर टेबल इज सिटिंग ऑन द, योर टेबल 5 बाय 5 का टेबल इज सिटिंग ऑन योर डेस्क, और उसके अंदर आपके पास सेल्स हैं 5 बाय 5 के, ठीक है, छोटे छोटे इक्वल उसके सेल्स हैं। उसमें से आप ऊपर बार उठाएंगे जितने उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है। सो हेयर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बार विच इज गोइंग टू बी 1 बाय 18। इसके साथ आपके पास ये जो है यहाँ पे होगा 2 बाय 18 की एक बार होगी, यहाँ पे 2 बाय 24 की बार होगी, यहाँ पे आपके पास 2 बाय 24 की बार होगी। इस तरीके से ये सारी बार्स आपने खड़ी करनी, तो आपके पास एक सिटी स्केप किस्म की एक चीज जिसके अंदर बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे रखें। सो इन ऑर्डर टू डू दैट हम इसको जाके एक इस्तेमाल करेंगे प्लॉट विच इज कॉल्ड द सर्फेस प्लॉट, ठीक है जी। सर्फेस प्लॉट का अपना सिंटेक्स है, उसको आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जरिए से चीज लेना होता है कि एक्स कॉमा वाई के ऊपर क्या हाइट है, इस एक्स कॉमा वाई के ऊपर क्या हाइट है, इसके एक्स कॉमा वाई के ऊपर क्या हाइट है, ठीक है जी। उसका अपना एक सिंटेक्स है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, मुझे भी नहीं आता था, मैंने जाके नेट से कॉपी पेस्ट किया है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको आपने देना क्या है। यहाँ पे आप लेंगे एक्स के एक्स एक्सेस के ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि हमें एजिस से मिल गई, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ठीक है। वाई एक्सेस के ऊपर क्या चीजें हैं, हमारे पास एक्सेस के ऊपर चीजें आ गई, ठीक है। तो ये आपने एजिस से निकाला है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी से निकाला। फिर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए, सॉर्ट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं विच इज द मैश ग्रिड। अगेन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि ये क्या करता है, लेकिन दिस इज गोइंग टू गिव यू द एक्स वाई वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस इन अ सिंटेक्स दैट द प्लॉट सरफेस नीड्स, ठीक है जी। प्लॉट सरफेस को जो चीजें चाहिए उसके हिसाब से ये चीज बनेगा। यहां पे अब आप जाके क्या करेंगे, z क्या करेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज डिवाइडेड बाय जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का सम। अगेन जॉइंट प्रोबेबिलिटीज जो है वो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उनको हम क्या करना चाहते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में, और इनका सम जो है वो मिलाकर क्या हो जाए,
आपका 1 के बराबर हो जाए, विच इज़ द एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम इस तरीके से इनको भी हमने नॉर्मलाइज कर लिया, ठीक है। अगेन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका प्लॉट वैसे ही लगेगा। नॉर्मलाइजेशन से आपको पता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो चीज़ें पहले इतनी नजर आ रही थी, अब वो बड़ी होकर नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो बड़े छोटे का सिर्फ मसला है। इसको कागज पे भी करके बताता हूँ, अगेन यू विल हैव टू गो थ्रू इट अगेन। ऑलराइट, सो लेट्स प्लॉट दिस। फिगर है एक्सेस का प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 3D है। दिस बाय द वे फॉर डूइंग दैट यू हैव टू इंपोर्ट दिस गाय ओवर हियर, एनीवे नॉट इंपॉर्टेंट सिंटेक्स। सो यू प्लॉट दिस एंड यू गेट दिस गाय ओवर हियर। सो दिस इज ए 5x5 की ग्रिड, और हर एक के अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो बार्स की जगह पे इसने एक मैश सा क्रिएट किया है, ठीक है। सो दिस लुक्स लाइक दैट। दिस इज वेयर दिस गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। यहां तक आमतौर पे हो सकता है आप लोगों ने 3D प्लॉट्स अगर पहले देखे हो तो ये देखा भी होगा, ठीक है। द प्रॉब्लम विद दिस इज it's very difficult for us humans to understand this plot, because this is a 3D plot which is being shown to me on a 2D surface. Screen पे मुझे नजर आ रहा है ना, I cannot rotate it very easily. There are some libraries which allow you to rotate it, लेकिन जब भी आप इसको rotate करेंगे तो एक चीज नजर आएगी, दूसरी गुम हो जाएगी। Then you can rotate it like that, you can rotate it ऐसे, एक मुसीबत है पूरी, ठीक है। It's very difficult for the human brain to fully understand this concept. Even if you do understand this, 4D फिर नहीं समझ आता। Vast majority of people को 4D फिर नहीं समझ आता, ठीक है। और एक्चुअल 4D तो हम सिरे से विजुअलाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है। विद 3D बीइंग्स हम लोगों को 4D नहीं समझ आता। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्लॉट इज। अच्छे तरीके से समझ लें कि ये है क्या। वैल्यूज को छोड़ें, वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। 120 यहां पे ले लें, 140 क्रॉस 140 के ऊपर तकरीबन इतने लोग हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये थोड़ी वैल्यू है। अगर 100/100 के ऊपर आप चले जाएं तो ज्यादा लोग हैं क्योंकि हाइट ज्यादा है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दिस प्लॉट इज गिविंग मी, ठीक है। प्लस द शेप के किस तरीके से किस जगह पे ज्यादा जा रहा है, किस जगह पे कम जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द लैंडस्केप, ठीक है। कि आपके पास किस किस्म के हालात हैं, किस किस्म की पहाड़ियां किस किस्म की हैं, वादियां किस किस्म की हैं, कहाँ पे नहर वगैरह है, वो चीजें यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है। बट इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू विजुअलाइज दिस, ठीक है। विजुअलाइज तो हो रहा है लेकिन अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर जाता नहीं। आप कहेंगे मुझे तो नजर आ रहा है, ठीक है, बट व्हेन इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये तो अभी एक पीक है, जब मल्टीपल पीक्स होते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो व्हाट डू वी डू? व्हाट वी डू इज वी आर गोइंग टू टेक दिस पहाड़ी, ठीक है। गौर से देखें, हमने क्या किया था, एक सरफेस ली थी, सरफेस के ऊपर हम लोगों ने कहा था कि 5x5 की ग्रिड है और उसके ऊपर से हमने बार्स ऊपर खड़ी की थी, ठीक है। हम क्या करेंगे, जिस बार की जितनी हाइट है उसको एक कलर दे देंगे। जिस तरह यहां पे देखें, जिसकी हाइट कम है वो नीला है, जिसकी हाइट ज्यादा है वो ग्रीन है। और जितना ज्यादा हाइट होती जा रही है तो उतना ज्यादा वो ग्रीन होता जा रहा है। दरमियान वाले जो है, ये साइड पे आपको एक नजर आ रहा होगा, दैट इज काइंड ऑफ अ येलो, ठीक है। तो ब्लू येलो ग्रीन ये इस किस्म का हो रहा है, ठीक है। या एक्चुअली इट्स गोइंग फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन टू येलो, समथिंग लाइक दैट, अभी नजर आ जाएगा। व्हाट वी डू इज वी कलर दीज बार्स एंड देन वी, ठीक है, वी फ्लैटन देम। एज सून एज वी फ्लैटन देम, हाइट की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने हाइट की इंफॉर्मेशन को कलर कोड कर लिया था। तो एज सून एज यू फ्लैटन इट एंड लुक एट इट फ्रॉम टॉप, ठीक है, देखें ये आपने दी, ये बार्स थी यहां पे, पहले आपने खड़ी की थी, उनको कलर कोड किया, उनको फ्लैट कर दिया। नाउ यू लुक एट इट लाइक दैट। अब जब आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, मेरी शक्ल की तरफ देखें, जब आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो यू आर लुकिंग एट अ 2D सर्फेस। हाइट इज नो लॉन्गर देयर, ठीक है जी। हाइट खत्म हो गई है, नाउ यू आर लुकिंग एट दैट, और जो चीज आपको नजर आ रही है दैट इज कलर कोडेड। So the height is not there, but there is the information of color there which shows you कि height थी कितनी, ठीक है। This is called a contour plot. So this is what it looks like. Same thing, उसको मैंने उठा के क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया। Now यहां पे हमें बता दिया गया है कि येलोज जो हैं those are the highest height, ठीक है, हाईएस्ट पीक्स, और जो ब्लूज हैं, जितने डार्क ब्लूज हैं वो सारे के सारे लोज। तो यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इस जगह पे काफी ज्यादा है। सो द पीक इज नाउ, यू कैन क्लियरली सी दैट इट्स एट 110/110 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, गिव और टेक। जबकि यहां पे मुझे उसको समझने में दिक्कत हो रही थी। बात समझ आइए, 3D में मुश्किल होती है, एज सुन एज यू ब्रिंग इट टू 2D इट्स लाइक दैट, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। इस बात को अच्छे तरीके से देखेंगे। दिस इज कॉल्ड अ कंटूर प्लॉट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिंपल कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको कहा था ना, एक नया कॉन्सेप्ट है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, उसको लेके फ्लैट किया और ऊपर से हम उसको देख रहे हैं, दैट्स इट। यू डोंट इवन हैव टू डू इट विद कलर्स, यू कैन सिंपली क्रिएट दीज बार्स और लोगों को बता देंगे भाई ये हाईएस्ट है, और इससे जितने सर्कल्स में आप दूर जाते जा रहे हैं वो चीज कम होती जा रही है, ठीक है। कंटूर प्लॉट्स की काफी एग्जांपल्स होती हैं, उनको देख सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस चीज का इस चीज के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है जी। इन दोनों का ताल्लुक हम देखना चाहते हैं। तहम्मुल से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर यहाँ पे एक पॉज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद
we're doing another fundamental concept which is not a new concept but it's something that you need to visualize ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए. ठीक है, so I'm going to do that. So when we're doing these joints और marginals और ये चीज़ें continuous random variables, इसके अंदर हम interested होते हैं इनकी shape के अंदर, जैसा कि अभी हमने वहाँ पे देख लिया. So let's take our plot. ये प्लॉट हमने लिया और हम इस प्लॉट के ऊपर क्या कहते हैं, ये वही प्लॉट है जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, वही वैल्यूज है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ली, शायद थोड़ा सा रोटेटेड है. इसको हमने क्या किया, हमने कहा कि इसके ऊपर हम लगाते हैं कट. ठीक है जी, कट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एट दिस पॉइंट, इस जगह पर जहां पे आपके पास y की वैल्यू जो है, तवज्जो से रखें यहाँ पे, y की जो वैल्यू है उसको मैंने कर दिया फिक्स. मैं कहता हूं y की वैल्यू मुझे 1 बताओ, उसके हिसाब से बाकी सारी की सारी एक्सेस की जो वेरिएशन है वो मुझे क्रिएट करके दो. सो ये ऐसा ही है जैसे मैंने इसको कहा कि x की मल्टीपल रोज थी हमारे पास. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज थी x की मेरे पास. ठीक है, ये देखें यहाँ पे x चेंज हो रहा है ना, सिर्फ इस एक x को देखें. अगेन ये जानबूझ के 3D में इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं. पहले इसको पहले कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इसको फिर सिंप्लीफाइड की तरफ लेके जाते हैं. लेकिन दिस इज दी x की रो एंड दिस इज दी y की रो. ये वही टेबल है जिसको हमने फ्लैट जमीन के ऊपर डेस्क के ऊपर बनाया हुआ है. ठीक है, तो x जो है वो रोज हैं और y जो है हमारे पास कॉलम्स हैं. ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है. मैंने जब इसको कहा कि x ऑफ 2 ले लो तो उसने क्या किया कि बाकी सारे के सारी चीजों को इग्नोर मार दिया और सिर्फ ये जो एक हमारे पास रो है इसको इसने छोड़ दिया. ठीक है जी, यहां तक बात सही होगी. सो लेट मी क्लीन दिस अप. इस जगह के ऊपर जब आप कट लगाते हैं तो तवज्जो रखें कि ये आपके पास एक पहाड़ है, इसके ऊपर आपने यूं करके कट लगाया. ठीक है, जब आपने कट लगा दिया तो ये जो चीज सामने है इस कट के, इसको उठा के फेंकेंगे जरा साइड पे. दिस इज ऑल मेंटल एक्सरसाइज. ठीक है, इसको इसी तरीके से करेंगे. ये कट आपने लगाया और जो चीज कट लगाने के बाद इधर आ गई, इसको उठा के आपने बाहर भेज दिया. ठीक है, वो कार्टून नहीं होता दूसरे कार्टून को यूं करके दरमियान से मारता है तो एक दरमियान से आधा हो जाता है, तो एक साइड को फेंक दें और दूसरी साइड रखें. व्हेन यू लुक एट दिस, ये आपके पास पहाड़ था, इसके ऊपर आपने कट लगाया. कट लगाने के बाद ये जो सरफेस आपके पास बच गई इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन. अगर नहीं पता तो बता रहा हूं, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं. इस फ्रंट वाली चीज को उठा के फेंक दें. अब क्रॉस सेक्शन को देखें. जब आप क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, पहाड़ी थी ना, पहाड़ी के ऊपर जो कट है इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. ये जगह जो है ये आपके पास येलो सी होगी और ये जगह जो है आपके पास ब्लू सी होगी. ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन ये बन गई. दिस इज व्हाट वी हैव प्लॉटेड ओवर हियर. ये चीज हमने प्लॉट की हुई है. ठीक है, वैल्यूज छोटी थी इसलिए इट लुक्स लाइक अ पिरामिड, लेकिन इट्स गोइंग टू टर्न इनटू अ कर्व. थोड़ी देर में दिखा देते हैं. ठीक है, सो सेम थिंग इफ यू डू विद द कंटूर प्लॉट, तो कंटूर प्लॉट में काफी ज्यादा आसान है. ठीक है, सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ कट बीइंग अ प्लेन, बिकॉज कंटूर प्लॉट आपके पास ऑलरेडी एक फ्लैट आपने सरफेस बनाई हुई है, तो व्हेन यू डू अ कट इट्स गोइंग टू लुक लाइक दैट सेम प्लेन इज गोइंग टू लुक लाइक अ लाइन. ठीक है, और यहां पे अब आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास हाइट किस जगह पे, इस जगह पे आपके पास हाइट है. ठीक है, सो ये जगह जो है दैट इज योर मैक्सिमम. दिस इज वेयर योर इमेजिनेशन कम्स इन. फर्स्ट सेमेस्टर वाली बात अगर याद है तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि यू नीड टू विजुअलाइज वेरिएबल्स, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज इफ यू कीप डूइंग इट फॉर 2 years, देन व्हेन यू कम ओवर हियर, यहां पे जब आप पहुंचते हैं तो नाउ यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस वेरी इजीली. यहां पे अब आप ये देख सकते हैं कि दिस इज ए टेबल. ठीक है, बना हुआ नहीं है बट दिस इज व्हाट योर विजुअलाइजेशन कम्स इन. दिस इज अ टेबल. ये जो कंटूर प्लॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ टेबल. इसके अंदर आपके पास 5x5 के सेल्स हैं. हर सेल की अपनी एक वैल्यू है और वो वैल्यू जो है दैट वाज अ बार विच वाज कलर्ड एंड देन फ्लैटेंड. ठीक है जी, इट वाज अ बार विच वाज कलर्ड एंड देन फ्लैटेंड, जो कि हमें यहां पे नजर आ रही है. तो जितना ज्यादा येलो कलर है उतनी ज्यादा इसकी हाइट है, उतनी ज्यादा वहां पे वैल्यू है. एंड व्हेन यू लुक एट दिस कंटूर प्लॉट it should look to you like this guy over here. ठीक है, दिमाग के अंदर ये चीज कंटूर प्लॉट के ऊपर जो लाइन लगाई हुई है, आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये लाइन जो है दिस इज गिविंग यू द सेम इंफॉर्मेशन एज दिस प्लॉट ओवर हियर. ठीक है, जो प्लॉट आपने यहां पे बड़ा सारा बनाया वो सही हो गया. इस बात को यहां पे तहम्मुल से जरा सोच लें, समझें, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो समझ आएगी. ओके, कोड को भी जाके देखें, इसको भी देखें. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर कि ये जो कट हमने लगाया दिस इज नॉट द मार्जिनल. इसमें y नहीं है, सिर्फ x की बात हो रही है, लेकिन इट्स नॉट द मार्जिनल. why? बिकॉज अगेन फॉर दिस वी हैव टू गो बैक टू आवर टेबल. सो जब आप ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये 1/18, 2/24, 3/30, 4/36, 5/42 और 6/48 दो, तो सिर्फ ये वैल्यूज आर नॉट द मार्जिनल. मार्जिनल वुड हैव बीन कि आई डोंट केयर अबाउट y. What I'm saying over here is y is 1.
ठीक है, c इज इक्वल टू 1, व्हेन c इज 1 तो फिर मुझे बताओ कि यहां पे इसके क्या हालात होते हैं। अगर मैंने ये कहा होता कि भाई आई डोंट केयर अबाउट y, तो फिर c इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों का इफेक्ट बीच में आता, ठीक है, दोनों को हम सम करते। मार्जिनल इस जगह पे होता है, हम जो चीज प्लॉट कर रहे हैं वो ये है। तो व्हाट दिस थिंग इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन दैट c इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी आर प्लॉटिंग ओवर हियर इन दिस कट इज, दिस कट गिव्स अस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गो बैक हियर अगेन, दिस वॉज योर होल यूनिवर्स, ठीक है, ये आपकी पूरी यूनिवर्स थी। इसमें आपने क्या कहा, एक कट लगाया और आपने कहा कि नाउ आई एम ट्रांसपोर्टेड इनटू दिस यूनिवर्स इन विच आई नो दैट द वैल्यू ऑफ y इज 110, ठीक है, दिस इज अ न्यू यूनिवर्स इन विच द वैल्यू ऑफ y इज 110। सो दिस व्हाट यू सी ओवर हियर, सो दिस दैट यू सी ओवर हियर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट y इज इक्वल टू 100, ठीक है, लेट्स अस्यूम कि हमने 100 के ऊपर कट लगाया, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस कट गिव्स यू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। इट डज नॉट गिव यू द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्जिनल में हमने ये कहा होता है कि आई डोंट केयर अबाउट y, इन दोनों में फर्क है। आई डू केयर अबाउट y इज सेट टू 1, आई एम ट्रांसपोर्टेड टू दिस 2-dimensional universe in which y takes only one value, which is 100, ठीक है। What we can do is we can move this cut around and we can take this cut to, let's say, here. So this is going to be another universe in which still we have the whole x key distributions, लेकिन y is going to be 90, ठीक है जी। इसको करके देखते हैं थोड़ा सा। So we've moved the cut, ठीक है जी, हमने कट को कहां पे लेके चले गए, हम इसको 130 के ऊपर ले गए, y is equal to 130 के ऊपर हम लेके चले गए, ओके। सो when we move the cut, यहां पे अब आप अगेन नाउ यू हैव टू विजुअलाइज दिस, ठीक है, कंटूर प्लॉट के जरिए से भी कर सकते हैं। आई होप आई हैव कंटूर प्लॉट ओवर हियर, नो आई डोंट। सो कंटूर प्लॉट के जरिए से भी कर सकते हैं, इसके जरिए से भी कर सकते हैं। यहां पे हाइट जरा आपको समझ आ जाएगी। सो नाउ द कट इज ओवर हियर, ठीक है जी, कट आपका इस जगह पर है, तो इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, इट्स गोइंग टू लुक लाइक द सेम थिंग, लेकिन इसकी हाइट अब कम होगी, ठीक है। सो दिस इज द प्लॉट दैट यू गेट, ठीक हो गया। सो इट लुक्स सॉर्ट ऑफ द सेम, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि उसकी हाइट ज्यादा थी वहां पे पीक के ऊपर, यहां पे इसकी हाइट पीक के ऊपर कम है, सेम क्रॉस सेक्शन। बट रिमेंबर, जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू की थी, हमने क्या कहा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसके अंदर हम जब कट लगाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर हम चले जाते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर कि उस यूनिवर्स के अंदर आपके पास एक्सियम्स जो है प्रोबेबिलिटी के वो खराब ना हो। सो हियर द प्रॉब्लम इज कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस ओवर हियर, दिस एरिया ओवर हियर, so this area over here is 1, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एरिया 1 है, एरिया अंडर द कर्व, so this is definitely now less than 1, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि ये 1 है, तो this would be greater than 1, दोनों को 1 होना जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या काम किया था, बात समझ आइए जी। अगर ये एरिया अंडर द कर्व एरिया को देखें ना, यहां पे ज्यादा है और स्केल वही है हमारे पास, तो दोनों जब एक ही स्केल के ऊपर ड्रॉन है, तो वो अगर 1 है तो ये 1 से कम होगा, इसकी हाइट कम है, ठीक, जबकि वेट उतनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये मसला हमने किस तरीके से हल किया था, जस्ट टू मेक आवर मैथ्स वर्क वी रीस्केल्ड इट, ठीक है। तो इसको भी हम जब रीस्केल करेंगे एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे वहां पे हमने किया था, तो वी आर गोइंग टू गेट दिस गाय ओवर हियर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस गाय ओवर हियर, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू लुक एग्जैक्टली द सेम। आई एम टेलिंग यू दैट इट्स गोइंग टू लुक एग्जैक्टली द सेम, बट यू कैन रियलाइज कि भाई इस शेप को अगर आप लेके रीस्केल करेंगे तो इट मे और मे नॉट लुक द सेम, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने यहाँ पे डाटा जनरेट इस तरीके से किया कि इट्स गोइंग टू लुक द सेम। यू कैन डू द कैलकुलेशंस, वो बाद में आएगी, ठीक है। कैलकुलेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज द शेप इज ऑलमोस्ट द सेम। पीक इसकी वहीं पे है, ठीक है, पीक इसकी वही 100 के ऊपर ही है, इसकी भी 100 के ऊपर ही पीक थी, और ये वहीं 70 और 130 के ऊपर जाके खत्म हो रहा है, ये भी 70 और 130 के ऊपर जाके खत्म हो रहा है, एंड द शेप इज ऑलमोस्ट द सेम। जब आप इसको रीस्केल करेंगे तो इट्स गोइंग टू टर्न इनटू द एग्जैक्ट सेम थिंग ओवर देयर, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू कैन रीस्केल इट टू प्रोड्यूस दैट थिंग, ठीक है जी, ऊपर वाली आ सकती है, एंड इट डज एक्चुअली वर्क लाइक दैट। सो व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर इज दैट दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x given that y is equal to 100, ठीक है, 100, 110, whatever, and this is the distribution over here of x given that y is equal to 130, and they're both the same, and that means, that doesn't mean that, it doesn't prove it, लेकिन इसको जब आप एक स्टेप फर्दर ले जाएं कि y की मैं जो भी वैल्यू लेता हूं मेरे पास यही चीज बनती है, that is going to tell us
दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हमने कहा था डिपेंडेंस की डेफिनेशन बिल्कुल शुरू में चले जाए, ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं एक साथ, तो ठीक है, इसीलिए कहा था वीडियो दोबारा भी देखनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड कि दिस विल बी ओवरवेलमिंग एट द मोमेंट। नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, अगेन पुराने कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सारे के सारे दूर से लेके आ रहे हैं, इसलिए शायद भूले हों, इसको एक दफा दोबारा देखने समझ आएगी। हम कह रहे हैं कि अगर मैं y की वैल्यू चेंज भी करता हूं तो x की डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क तो आपका अंग्रेजी पढ़ रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूशन तब तक नहीं है जब तक वो एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई नहीं करती। वंस यू मेक इट सेटिस्फाई द एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी इट लुक्स द सेम एज बिफोर। सो इवन इफ यू टेक दिस प्लेन एंड मूव इट एनीवेयर इट्स गोइंग टू लुक द सेम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। बिफोर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, उस वक्त तो आपको ये पीक बड़ी छोटी होती नजर आएगी, बट वंस यू नॉर्मलाइज इट इट्स गोइंग टू लुक द सेम, ठीक है। थोड़ी देर में देखते हैं एग्जाम्पल जिसके अंदर इट कैन नॉट लुक द सेम, उसकी तरफ भी आते हैं, ठीक हो गया। सो a change in y does not affect the distribution of x, which means x and y are independent, ठीक है। y को चेंज करने से x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका मतलब है कि they are independent, ठीक। इसको बंद करता हूं भी एक डब्बे के अंदर, इस सारी कहानी को बंद करेंगे। Change in y has no effect on the probability of x, therefore x is independent of y, ठीक है जी, x को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात समझ आ गई अच्छी तरीके से। सो रैपिंग दिस होल थिंग अप, दिस पार्ट, इसके बाद एक माइनर से चेंज करते हैं, फिर उसको भी देखते हैं। यहां पे अगर आप इसको देखें तो कॉन्टूर प्लॉट, इफ इट लुक्स लाइक अ सर्कुलर शेप, जितनी ज्यादा एग्जैक्ट सर्कुलर शेप होगी, ठीक है, इफ इट लुक्स लाइक दैट, तो इट शोज दैट आपके पास ये जो दो वेरिएबल्स हैं आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस इनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जब आप कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद जब आप उस डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर जाके नॉर्मलाइज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है जी। इस चीज को तहम्मुल से यहाँ पे देख लें। उसके बाद इसके अंदर अब एक एग्जांपल आपको वो देते हैं जिसके अंदर इनके अंदर फर्क पड़ता है, ठीक है जी, तो उसको देखते हैं। राइट, सो आई एम गोइंग टू जनरेट द डाटा। ये अगेन डाटा जनरेशन किस तरीके से हो रही है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज कि नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ए मल्टीवेरिएट नॉर्मल in which there is going to be some sort of dependence of one variable on the other। ये हमें अभी पता होना जरूरी नहीं कि कैसे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि this is how the data is generated, ठीक है। बाद में जाके जनरेशन का आपको समझ भी आ जाएगी किस तरीके से करते हैं। ओके, सो आई जनरेट द डेटा, इसके बाद का सारा कोड एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है, सिर्फ ये एक लाइन फर्क है, ठीक है। और इसके अंदर ये कॉफ का एक इसको मैंने टेबल दिया है, यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स इसको दिया, जिसकी वजह से इनके दरमियान में डिपेंडेंस मैंने क्रिएट कर दिया। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, ठीक है। ओके, सो एग्जैक्टली द सेम थिंग, ये वैल्यूज हमने आउटपुट की, हमने एक कट लगाया। हाँ, बाय द वे मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना था। सो लेट्स गो अहेड एंड चेंज दिस टू लेट्स से 50 बिन्स, ठीक है। इसको जरा से देख लें, 50 बिन्स के साथ इट लुक्स लॉट प्रिटियर। सो इफ यू गो ओवर हियर, ओके, सो आई थिंक आई नीड टू जनरेट दिस होल थिंग। देयर यू गो, रीसीड करना था। So this looks like that, और contour plot आपका now you can see with larger number of bins it looks very nice, ठीक है जी, और ये भी बड़ा अच्छा सा लगता है। Anyway, so here I'm setting the number of bins to 20. I'm going to generate the whole thing again, so let's do that. There you go. 10,000 points मैंने लिए। अगेन उस तरीके से हम इसको कट लगा रहे हैं, तो मैं कट लगा रहा हूँ यहाँ पे 14 के ऊपर, ठीक है जी। सो लेट्स डू दैट। नंबर ऑफ बिन्स मेरे पास कितने थे, 20 थे। मैंने 14th रो 14th कॉलम के ऊपर कट लगाया अभी फिलहाल, ठीक है। विजुअलाइज करेंगे तो देखें कि कट कहाँ पे है। व्हेन आई डू दैट, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे बाहर आ रही है। वाई को फिलहाल नहीं प्लॉट करते, ठीक है, इट लुक्स द सेम करके देख सकते हैं। इसका मैश ग्रिड करके हम इसका सरफेस प्लॉट कर लेते हैं। सो दिस इज नाउ व्हाट द सरफेस प्लॉट लुक्स लाइक। आप इसको देखें, इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है जी। दिस इज लाइक अ कोन, ठीक है, सीधी सादी कोन है, और ये जो है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड किस्म का है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस, ठीक है। इसको मैं रोटेट वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रोटेट करने का तरीकाकार, इसके जरिए से आप रोटेट कर सकते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट। सो लेट्स क्रिएट द कॉन्टूर प्लॉट, एंड द कॉन्टूर प्लॉट लुक्स लाइक दैट, ठीक है। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ बिन्स टू लेट्स से 50 एंड इट्स गोइंग टू लुक मोर, एक किस्म की शेप जो है इसकी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, जस्ट द नंबर ऑफ पिन्स आर चेंजिंग। सो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। आखिरी चीज़ है, बस करके खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तामुल रखें थोड़ा सा। सो दिस इज व्हाट आवर प्लॉट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट, ठीक है। इसका कॉन्टूर ये है, वहां पे भी हम कर सकते हैं लेकिन कॉन्टूर के जरिए से करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू अ कट ऑन 110, ठीक है जी। दरमियान में सेंटर के ऊपर अगर हम इसको कट लगाते हैं तो दिस लुक्स लाइक
दिस अगेन इट्स गोइंग टू लुक द सेम, ठीक है। यहां पे देखें, सिर्फ इस जगह को देखें, इस जगह पे आप एक्स को विजुअलाइज जरा अपने जहन में करें। दिस इज द हाईएस्ट हाइट, ठीक है। सो लेट्स गेट दिस कलर। सो दिस इज द हाईएस्ट पीक, और यहां पे जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। सो इट ड्रॉप्स टू अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक दैट। ये इस जगह पे जाके तकरीबन इस जगह पे जाके ड्रॉप हो रहा है, ठीक है जी, इस किस्म की चीज़ है। और ये जरा देखें, वहां पे एक्स के ऊपर 70 से आप 130 पे जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने 130 से 70 बनाया हुआ है, फ्लिप किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको जहन में रखेंगे कि यूनिट्स किस तरफ से किस तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। एनीवे, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एट दिस लोकेशन ऑफ वाई। नाउ लेट्स चेंज द कट। इस कट को हम मूव करते हैं कहीं और, ठीक है। ये कट हमने पहले जहां पे लगाया था, अब उसको मूव करते हैं कहीं और। सो लेट्स मूव दिस कट टू टॉप। अब आप देखें, अगर इस जगह को आप देखें तो अब जो एक्स की पीक है वो इस जगह पे आ रही है। येलो कोई नहीं है, लेकिन लाइटर कलर को देखें। अब आपकी पीक जो है वो किस जगह पे आ रही है, इसकी 110 के ऊपर आ रही है। यहां पे पीक किसके ऊपर आ रही थी, 100 के ऊपर आ रही थी। सो दिस इज गोइंग टू नाउ लुक लाइक दिस, ठीक है। पीक भी कम है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाइट तो हम नॉर्मलाइज करके बराबर कर देंगे इसकी। द प्रॉब्लम इज कि नो मैटर हाउ मच यू नॉर्मलाइज दिस गाय ओवर हियर, 115 is always going to be greater than 100. Here 115 was always going to be less than 100 no matter what normalization you do. Normalization जब भी आप करते हैं तो जो relative आपके पास स्केल होता है डिफरेंट वैल्यूज का, वो कभी भी चेंज नहीं होता। रेशियो सबके हमेशा एक जैसे रहते हैं। What that is saying is, इसके ऊपर वाली प्लेन के ऊपर जो हमने कट लगाया था, given that y is equal to 110, your x is going to have the peak at 100. Given that y is equal to 125 something, your x is going to have the peak at 110. So these are two different distributions now. They cannot be made to look the same as a result of normalization. Normalization कभी भी आपस में different values की आपस के ratios को change नहीं कर सकती। ऊपर वाले में 115 के ऊपर x की वैल्यू कम है, 100 के ऊपर ज्यादा है। नीचे वाले में 100 के ऊपर x की वैल्यू कम है, 115 के ऊपर ज्यादा है। No amount of normalization, no means of normalization is going to make these two distributions look the same. Which means that a change in y, ठीक है, इन दोनों को आप एक जैसा नहीं कर सकते। This means that f of x, given that y is equal to 110, is never, it cannot be the same as f of x given that y is equal to 125. ये दोनों सेम नहीं हो सकते। When you change the value of y, x is going to be affected, and that means that they are not independent, ठीक है जी। they are not independent। x का इफेक्ट y के ऊपर आता है, y का इफेक्ट x के ऊपर आता है, ठीक है जी। ये बात समझ आई है। सो ये सारा लेक्चर कहानी करने के बाद इसमें जो आपको बात समझ आनी चाहिए, बाय द वे एक बात सिर्फ बता दूं कि ये जो इफेक्ट आता है, ये कितना इफेक्ट आता है, दिस इज मेजर्ड, क्वांटिफाई हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हम कह रहे हैं ना इफेक्ट आ रहा है, कितना इफेक्ट आता है, दैट इज मेजर्ड थ्रू कोवेरियंस, ठीक है। तो कोवेरियंस यहां से आती है, इससे आपको समझ आ रही होगी कि कोवेरियंस इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। आमतौर पे लोगों को बड़ा मसला होता है क्योंकि वो फॉर्मूला देते हैं ना, तो फजूल किस्म की बात होती है। सो कोवेरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज यू दी कॉन्टूर्स, ठीक है। और हमें कॉन्टूर्स चाहिए होते हैं। कोवेरियंस की एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ हमारा नॉर्मली काम बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। होता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, लेकिन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू स्केल के ऊपर काम करते हैं। एनीवे, सो दिस गाय ओवर हियर, जिसके जरिए से मैंने ये चीज जनरेट की थी, कहां गया, ये वो कोवेरियंस है 0.8 0.8। मैंने इसको कहा है कि कोवेरियंस होगी, जब कोवेरियंस होगी तो इसने डाटा उस किस्म का जनरेट किया है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर इन दिस लेक्चर इज, फर्स्ट यू नीड टू विजुअलाइज 3D प्लॉट्स, ठीक। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दोज टू कॉन्टूर प्लॉट्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी भी 3D प्लॉट के ऊपर या कॉन्टूर प्लॉट के ऊपर, देयर एसेंशियली द सेम थिंग। जब आप कट लगाते हैं किसी भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ग्राफ के ऊपर, जब आप कट लगाते हैं तो यू गेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, नॉट मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। मार्जिनल और तरीके से नहीं बनते। मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज जब आपके पास आती हैं, यू कैन मूव द कट अराउंड, ये विजुअलाइज करना जरूरी है, ठीक है जी। यू कैन मूव द कट अराउंड टू गेट डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एक्सेस जिसके ऊपर आप कट को मूव कर रहे हैं। अगर y के ऊपर आप कट को मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ द अदर वेरिएबल x, गिवन दैट y इज इक्वल टू दिस प्लेन, यू आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस 3D यूनिवर्स टू दिस 2D यूनिवर्स, ठीक है। उसको नॉर्मलाइज करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटीज बन जाए, ठीक हो। फाइनली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपके पास कॉन्टूर प्लॉट जो है, जस्ट बाय लुकिंग एट द कॉन्टूर प्लॉट की शेप, यू कैन रियलाइज वेदर दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड और नॉट, सॉरी, आपस में एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है कि नहीं, डिपेंडेंस है कि नहीं, ठीक है जी। दूसरा लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा था फिलहाल।
फाइनली जो आखिरी चीज है वो करके बस इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूं, वो ये है कि यू हैव दिस प्लॉट ओवर हियर. This is a 3D plot. Why is this a 3D plot? Because you have x variable, y variable, and their joint probabilities की height. That is why this is a 3D plot. What if I had not 2 variables x and y, but 3 variables x, y, and z? अगर z भी होता तो now I cannot plot it. So how do you go about visualizing this? And this is extremely important क्योंकि जब आप large scale के ऊपर काम करते हैं, so almost in no cases, no useful cases, you're going to have 2 variables. You're going to have millions of variables. Literally millions of variables or tens of thousands of variables at least. So what you do is you imagine this same plane, this desk के ऊपर आपने क्या किया है, you have to first imagine that these are 2 dimensions x and y and you have this landscape of things coming up. ठीक है जी. एक बंदा है बड़ा मशहूर है मशीन लर्निंग की साइड पे, जेफरी हिंटन. नाम नहीं सुना तो सुन लेंगे कहीं पे मशीन लर्निंग में काम करेंगे तो खामखा सुनेंगे. सो उसकी टॉक्स आप सुने ना, उसमें वो यही हरकतें कर रहा होता है. ठीक है. सो यू नीड टू रियलाइज दैट व्हाट ही सेइंग इज नॉट ऑल दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स दिस थिंग ओवर हियर जो कि हमने 20-30-40 मिनट में कर लिए. ठीक है. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आपको ये नहीं समझ आएगी कि वो हाथ से ये जो इशारे कर रहा है ये क्या कर रहा है. वो लैंडस्केप के ऊपर अपनी उंगलियां फिरा रहा है. ठीक है. ये जो चीज अभी आपको नजर आ रही है ना, तो ये यूं करके जा रही है चीज. ठीक है. So once you have this image in your brain, once you have that contour in your brain, और वो इस तरीके से कर रहा है कि I'm going to turn around over here, इस किस्म की चीज, तो you will realize what he's doing. उसकी टॉक्स को समझना बड़ा मुश्किल है. बहुत प्यारी टॉक्स होती हैं, बट इस वजह से क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अस्यूम करता है तो समझने की प्रोफेसर है, बड़ा प्रोफेसर है. ठीक है. मशीन लर्निंग का, इस वजह से समझने में मुश्किल होती है. ये उसी से उसकी एक टॉक में ये बात थी जो कि बड़ी यूजफुल बात है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ. सो इमेजिन दैट यू हैव एक्स एंड वाई एंड यू हैव द लैंडस्केप ओवर हियर जिसके अंदर ये सारी चीज बनी हुई है. ठीक है. यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा सा इस किस्म का है, लेकिन इट कैन हैव वेरिएशंस. ठीक है. काफी ज्यादा हो सकती है. इसको आप देखें, काफी पीक्स वगैरह हैं, ऊपर नीचे हाइट वगैरह कम हो रही, ज्यादा हो रही. सो वट एवर द लैंडस्केप इज, आप यूं समझिए एक पहाड़ बना हुआ है. वॉट हैपन्स व्हेन यू चेंज दिस टू लेट्स से 5 डायमेंशंस. सो वॉट यू विजुअलाइज इन योर ब्रेन इज, गौर से सुने, वॉट यू विजुअलाइज इन योर ब्रेन इज स्टिल दिस फ्लैट प्लेन विच इज 2D. And you have the likelihood ऊपर जो कि हाइट के अंदर आ रहा है. And these are the words of Geoffrey Hinton that you say very loudly to yourself 5. So what this plane is, this is now a 5-dimensional space. There are 5 variables here. Do not try to imagine 5-dimensional spaces. You cannot do that. ठीक है. But imagine that this is a 2-dimensional space. You visualize that and just convince yourself that there are 5 variables over here. I don't care what they're doing. What I'm interested in is the landscape that is over there. जो ऊपर बना हुआ है landscape, and that is always going to look like this. ठीक है. Landscape हमेशा इस किस्म का होगा, पहाड़ी होगी जिसकी कोई हाइट होगी. That's it. ठीक है. ये आखिरी वाली बात जो है शायद अभी समझना है, आगे जाके जब अप्लाई करेंगे तब समझ आ जाएगी. यहाँ पे इस प्लॉट, कॉन्टूर प्लॉट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, कट्स को मूव करना, और आपके पास अगर ये इलोंगेटेड है इस किस्म का तो इनके अंदर डिपेंडेंस है, अगर ये इस तरीके से सर्कुलर है तो डिपेंडेंस नहीं है. ये चीज़ जो है आपको समझ आनी चाहिए इस वीडियो के अंदर. जैसे पहले कहा था, दिस वीडियो वाज क्वाइट डेंस. ठीक है. कोई नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर हार्डली कोई आया होगा, सिर्फ ये कॉन्टूर प्लॉट का नया कॉन्सेप्ट था, बट एवरीथिंग एल्स हैज बीन ब्रॉट टुगेदर. और ये मैंने इस वजह से आपको कहा था कि वंस यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स जो कि इस वीडियोज में हैं, you can go ahead and understand very complicated state of the art latest models. ठीक है जी. तो इस वीडियो को कुछ टाइम के बाद, आज नहीं तो कल या 1-2 दिन के बाद, इसको जाके दोबारा एक दफ़ा देखें तो शुरू से आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझ आएगी. रिप्रोड्यूस दिस कोड, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वैल्यूज़, इनको करके देखें. और इसके अंदर मैंने एक क्विज भी डाला हुआ है छोटा सा, जिसकी वजह से आपको ज़रा समझ पड़ेगी कि कोड के अंदर किस किस्म के बग्स आ सकते हैं. ठीक है. लार्ज स्केल के ऊपर जब आप कोड करते हैं तो ये प्रॉब्लम अगर आपको नहीं पता, वहाँ जाके आएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं गलत फजूल किस्म का एनालिसिस कर रहा हूँ. ठीक है. सो गो थ्रू दिस वीडियो अगेन. और ये जो हमने यहाँ पे बात की है आखिर में कि कोवेरियंस जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसको कंप्यूट करने के लिए प्लस और बहुत सारी चीज़ों में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जिसको अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे. एंड दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल एप्लीकेशंस ऑफ दिस कोर्स. और यहाँ से चीज़ जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आई होप कि विजुअल भी हो जाएगी. And you will see how things are going to go from pure academic discussions to things which are really useful. ठीक है. And this is getting close to what the state of the art in the application in industry and academia of machine learning, data science, probability and statistics is. So next video के अंदर हम वो concept शुरू करते हैं.